डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की अध्यक्षता में ब्रिज शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी 22 के 22 जिला अध्यक्षों और पार्टी के प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारियों की बैठक। इस बैठक में प्रकोष्ठों के सभी 22 जिलों के जिला प्रधानों के नाम पे चर्चा भी हुई, नाम फाइनल भी हुई। आगामी 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक सभी जिला कार्यकारिणियां जो आज डिस्कस होकर फाइनल हुई है, जिला दर जिला जाकर जिला अध्यक्ष उनको घोषित करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ 23 तारीख तक चौधरी देवीलाल जी के 72 स्टैच्यूज पूरे प्रदेश में, जिसमें सबसे अधिक 15 से भी ज्यादा सिरसा जिले में है, 8 हिसार जिले में है, 8 भिवाड़ी जिले में है। इस तरीके से चिन्हित कर उन सब के अंदर अगर कहीं बारिश की वजह से किसी तरह का खरपतवार उगा हुआ है, उनकी सफाई, कई जगह सीमेंट के स्टैच्यूज बने हुए थे, वहां डैमेज भी हुआ है, उनकी रिपेयर, रीपेंटिंग। और 25 तारीख को सुबह 9 बजे वहां पर प्रार्थना सभा पूरे प्रदेश भर में करने का निर्णय लिया गया। उसके साथ साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सुझाव भी दिया है कि जिला स्तर पर, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का 112वां जन्म दिवस ही है, तो 112, क्योंकि हमारे 90 हल्के और 22 जिले लगते हैं, 112 कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में पार्टी करने का काम करेगी। और साथ में जो आज चौधरी देवीलाल की विचारधारा में उनके संघर्ष के साथी रहा है और जीवित है, चाहे उन्हें चौधरी देवीलाल के साथ इमरजेंसी के दौरान जेल काटी हो, चाहे चौधरी देवीलाल जी के साथ कटला रामलीला मैदान से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा करी हो, चाहे पूरे देश के अंदर रथ यात्रा करी हो, उन सभी साथियों को 25 तारीख को सम्मानित करने का काम भी जननायक जनता पार्टी करेगी। इसके साथ, क्योंकि कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, SIR, सभी जिला अध्यक्षों को आज आदेश दिए गए हैं कि वो तुरंत प्रभाव से अगले 5 दिनों के अंदर बूथ लेवल एजेंट पार्टी बनाकर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट करने का काम करे कि SIR का जब हरियाणा में प्रोसेस शुरू हो तो जो सरकार के BLO होते हैं उनके कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए जननायक जनता पार्टी का बूथ लेवल एजेंट भी पूरी तौर पर उस अभियान में उसका साथ भी दे, और साथ देने के साथ साथ कोई अनियमितता ना हो। जैसे बिहार में 60 लाख वोट काटे गए, इस तरह हरियाणा के नागरिकों के वोटों की चोरी ना हो, इसके ऊपर भी मॉनिटरिंग को और अच्छे तरीके से करने का काम। इसके साथ साथ हमारी जो हल्का कार्यकारिणियां है उसके विस्तार पर भी चर्चा हुई, और जैसे जैसे जिला कार्यकारिणियां अनाउंस हो उसके साथ साथ हल्का कार्यकारिणियां भी हल्का प्रधानों की अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष जाकर घोषित करने का काम करेगा। एक महत्वपूर्ण विषय जो आज चर्चा में भी आया है कि पार्टी का स्थापना दिवस 9 तारीख को दिसंबर के महीने में बहुत बड़े लेवल पर बनाया। उससे पहले आगामी 28 तारीख से लेकर 22 दिनों के कार्यक्रम में, जिसमें दशहरा दिवाली के त्योहार भी आएंगे, उन दिनों को छोड़ते हुए अक्टूबर माह पर
प्रदेश के प्रत्येक कोने को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी स्वयं जाकर छूने का काम करेंगे सुरेश शर्मा जी की अध्यक्षता में, और पार्टी के स्थापना दिवस की ऐतिहासिक तैयारियों का जायजा भी लेने का काम। मैं तो आपको इतना बोल सकता हूं कि सदस्यता अभियान के अंदर पार्टी के साथियों को 5 लाख सदस्य पार्टी के साथ जोड़ने का एक टारगेट देने का काम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिया, और मुझे खुशी है कि इस अभियान में जींद, रोहतक और दादरी ऐसे जिले हैं जिनने 100% मेंबरशिप अभियान को अपने जिले में कंप्लीट भी कर लिया टाइमली, और बचे जिलों के अंदर भी 85% तक कार्रवाई पूरी है। और पूर्ण विश्वास है कि अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर पूरे प्रदेश के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के टारगेट को पार्टी के पदाधिकारी पूरा करने का काम करेंगे। कोई आपके सवाल? सर 23 तारीख का आपका युवा योद्धा सम्मेलन चल रहा है, उसकी तैयारियां कैसी? बिल्कुल, टारगेट डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिया है कि 13 मार्च तक 22 के 22 जिले के युवाओं को जोड़ने का, और उसके अंदर प्राथमिक तौर पर पहला सिरसा जिले से शुरुआत 23 तारीख को होगी, और उस युवा जोड़ो कार्यक्रम को आगे कैथल और फिर इसी तरीके से बचे 20 जिलों में ले जाया जाए। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर 13 मार्च को बड़े लेवल पर पार्टी युवाओं के जोश के साथ युवाओं को जोड़ते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिवस पूरे उत्साह से मनाने का। और प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पूरा प्रदेश बाढ़ की मार झेल रहा है। मोदी जी ने कई राज्यों में पैकेज दिए हैं, हरियाणा के लिए कोई पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। मैंने 4 दिन भी एक बात बोली कि ये दुर्भाग्य है हरियाणा का कि बीजेपी केंद्र में प्रदेश में सरकार है। आज 18,50,000 तो आधिकारिक एकड़ेज है जो समर्ज्ड है, पानी के अंदर डूबे पड़े। इस 18,50,000 एकड़ के लिए ना तो प्रदेश सरकार ने केंद्र को लिख के भेजा कि हमें फ्लड रिलीफ चाहिए, ना प्रदेश सरकार ने प्रदेश में फ्लड डिक्लेयर करने का कहा। और तो और पंजाब हमारे से आर्थिक तौर पे कमजोर प्रदेश है, जीएसटी ले लीजिए और रेवेन्यूज ले लीजिए, उसके बावजूद भी वो तो अपने किसान को 20,000 प्रति एकड़ देता है। हमारे मुख्यमंत्री उसको 15,000 करने का काम। ये साफ मंशा दिखती है कि सरकार गंभीर नहीं है। मुझे दनाना जाने का मौका मिला, हिसार घग्गर ड्रेन फुल, मगर जितने हमारे मेजर माइनर हैं वो खाली पड़े। इरिगेशन मिनिस्टर के आदेश है कि ड्रेन्स का पानी इरिगेशन चैनल्स में नहीं डाला जाएगा। बकायदा दादरी पुलिस ने आकर पंप सेट्स बंद कराने का काम किया रोहतक जिले। जब मैं कलानौर गया उन लोगों ने बताया। आज ऐसी हालत प्रदेश की बन चुकी। दुष्यंत, आप आज प्रदेश के किसान के प्रति मुख्यमंत्री ने एक लिस्ट निकाली और उस लिस्ट के अंदर आंकड़े दे दिए कि किसी की डेथ हुई तो इतने लाख मिले, किसी का 75% से ज्यादा घर टूटा है तो उसको इतने रुपए मिले। आप कहीं ना कहीं फील्ड में जा चुके हैं, कवर कर चुके हैं। सबसे बड़ा किसान का नुकसान किस चीज का हुआ? जो ट्यूबवेल की मोटरें थी या जो कमरे उन मोटरों को सिक्योर करने के लिए लगाए, सबसे ज्यादा वो टूटे और मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर 1 रुपया भी मुआवजे की घोषणा नहीं। और तो और आपको याद होगा ये परिस्थिति 2023 में भी आई, जब तो इससे ज्यादा एकड़ जमीन पानी में समर्ज। हमने 7 दिन में गिरदावरी कराकर और किसान को पैसा पूरा देने का काम। मुख्यमंत्री ने तो गिरदावरी कल से शुरू करवाई है, 15 तारीख से और 30 तारीख तक गिरदावरी होगी।
और 30 तारीख के बाद मुआवजे की डीसी वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट भेजेगी। तो 1 महीने किसान को इंतजार करना पड़ा। हमने तो उस समय कौशल रोजगार से क्षतिपूर्ति सहायक तुरंत उठाए, 7 दिन में वेरिफिकेशन कराई, और 7 दिन में जिसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, अगर उसके 100% नुकसान था तो भी 7,000 रुपया प्रति 1 एकड़ उसके किसान के खाते में भेजा, जो उसकी खाद बीज के नुकसान की भरपाई करे। मैं तो ये मांग करता हूं मुख्यमंत्री से कि अगर आपको गाइड करने वाले लोग सही नहीं है तो आप 2023 की पॉलिसी उठा कर किसान के ट्यूबवेल को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें, और 7 दिन के अंदर किसान को एटलीस्ट आधा मुआवजा खाते में डीबीटी करके देने का काम करें। कम से कम आप कितना मुआवजा चाह रहे हैं? अरे पंजाब से तो 1 रुपया फालतू दे दो। आज हम आर्थिक तौर पर कमजोर प्रदेश नहीं, मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है, खजाने में पैसा पड़ा है। पंजाब अगर 20,000 दे रहा है, आप 21,000 ही कर दो, किसान को देने का तो काम करो। दुष्यंत जी, 2 दिन पहले जिस तरह से अभी हालात देखे गए हैं, पहले श्रीलंका, बांग्लादेश और उसके बाद नेपाल, जिस तरह से युवाओं ने प्रदर्शन किया, सरकारें पलटी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसको लेकर इंडिया के लिए भी संदेश देखते हैं। देखिए, सिविल मूवमेंट कोई अपने नेबर के अंदर नहीं है। आपने पेरिस की हालत देखी होगी, लंदन की हालत देखी होगी। सोशल मीडिया आने के बाद बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स आए। लीबिया जैसे देश में रातों रात तख्ता पलट होना, इजिप्ट में तख्ता पलट होना। आज के दिन क्या इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, कैसे ट्रैवल कराई जाती है, कैसे एल्गोरिदम यूज करे जाते हैं, ये तो आप सबको मेरे से बेहतर पता है, क्योंकि आप लोग आधे तो रेवेन्यू अर्न करते हो। मगर ये गंभीर इशू है। नेपाल के अंदर जिस तरह के हालात बने, नेपाल आगे नहीं बढ़ा। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूँ, 10 साल बाद में भी पूछ लेना, जो आज नेपाल की हालत है, शायद आने वाले 10 साल में एक भी विदेशी कंपनी नेपाल में इन्वेस्ट करने नहीं आएगी। रोजगार चाहने वाले युवाओं ने रोजगार खोने का काम किया, और ये उन सभी देशों से देखा जा सकता है जिनमें इस तरह की बड़ी सिविल मूवमेंट हुई है। सरकार को गंभीर होना चाहिए, इश्यूज को समय अनुसार देखना चाहिए। इस तरीके से सोशल मीडिया बैन होना और बैन होने के बाद इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगना कहीं ना कहीं गलती थी नेपाल सरकार की, जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन बना। पर क्या ये गलती श्रीलंका ने करी थी? नहीं करी। वहां किसी और इशू के अंदर सिविल मूवमेंट शुरू हुआ। हिंदुस्तान ने भी सिविल मूवमेंट देखे, एक भी देखे, अनेक देखे। रिसेंट हिस्ट्री के अंदर अन्ना हजारे का सिविल मूवमेंट था, जिसने लोकपाल इस देश में लाने का काम किया। उससे पहले मंडल कमीशन के ऊपर आंदोलन था। इतने ऐसे आंदोलन हुए जिन्हें चाहे स्टेटों में बदलाव लाने का काम किया, चाहे देश में बदलाव लाने का काम किया। मगर हर एक को बड़ा सोच समझ के ऐसी चीजों के अंदर सरकार को कदम उठाना। दुष्यंत जी, 2 दिन पहले केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश कुमार दुबे सिरसा का दौरा करते हैं बाढ़ग्रस्त एरियो का। समस्याएं सुन गए हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि कुछ सहायता का या मुआवजे का ऐलान नहीं किया, और वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार मजबूती से किसानों के साथ खड़ी है। अगर केंद्र और प्रदेश सरकार मजबूती से होती तो 2023 की तरह डिप्टी कमिश्नर को 5-5 करोड़ रुपया कैश इन हैंड फ्लड रिलीफ के लिए क्यों नहीं भेजा? मुझे याद है जब हम इलाहाबाद तक घग्गर के बांध पर गए थे, तो वहां पर डिप्टी कमिश्नर ने सभी सरपंचों को, पंचायतों को डीजल का पैसा दिया हुआ था। बहुत कम जगह किसानों को अपनी जेब से डीजल लगाना पड़ा। इस बार तो सबसे बड़ी मांग यही आई किसानों की कि हमें डीजल दे दी। अगर दुबे साहब और सैनी साहब इतने गंभीर थे तो ये व्यवस्था बनती नहीं कि आपके जहां आप बैठे हो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर घग्गर का बांध टूट। दुष्यंत जी, क्योंकि जो स्टोन पिचिंग होनी चाहिए थी वो समय अनुसार कराई नहीं। आप पूरी यमुना का तट उठाकर देख लो, हरियाणा में तो फिर भी फरीदाबाद, पलवल में कई गांव बाढ़ग्रस्त हुए। एक जगह पानीपत के पास यमुना ने ब्रीच की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने पूरे तट को इतना स्टोन पिचिंग से मजबूत कर रखा है, कहीं नुकसान नहीं। 25 सर, सितंबर को रोहतक में आईएनएल की रैली कर रही है ताऊ देवीलाल जयंती को लेकर। बड़ा दावा किया जा रहा है कि ऐतिहासिक रैली होगी और काफी भीड़ इकट्ठी होगी। मेरी शुभकामनाएं। जो चौधरी देवीलाल का सम्मान है,
सबको करना चाहिए, आप भी करोगे। वो कह रहे हैं आप रैली में नहीं जाओगे तो आप अपने घर में जो साहब की फोटो के आगे फूल चढ़ाओ। और तो और जो कांग्रेस में चौधरी देवीलाल जी के साथी बैठे हैं वो भी दिल में कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल जी को 25 तारीख को याद करेंगे। और मुझे लगता है चौधरी देवीलाल जी इस देश के एक ऐसे इंस्टीट्यूशन रहे कि हरियाणा ही नहीं पूरे देश में उनका सम्मान किया जाए। दुष्यंत सिरसा और फतेहाबाद का नहरी पानी कहाँ गया? एक हफ्ता नहर आती है, जो कि पहले आप तो डिप्टी सीएम पहले भगवंत मान दो से पूछने का काम करो, 2 हफ्ते चलती जो थी। पानी की कटौती 1 महीने उन्होंने करी, क्या आज उसका नुकसान पंजाब को झेलना नहीं पड़ा? उस समय जो मांग थी पानी दे दो, अगर भाखड़ा नंगल डैम में पानी थोड़ा कम होता तो शायद ये जो ओवरफ्लो होकर पंजाब का इतना इलाका डूबा ये ना डूबता। और आज भी अधिकतम ऐसा क्षेत्र है जहां बीबीएमबी डिवाइड नहीं कर पा रहा पानी की सप्लाई। अब तो पंजाब के अंदर भी पानी के लेवल गिर चुके हैं। अब भी बीबीएमपी को प्रॉपर मॉनिटरिंग कर पानी की डिवीजन करनी थी। और सबसे पहले जो गाद भाखड़ा नंगल डैम में जमी है उसको खाली कराने का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। सर, हरियाणा के सीएम लगातार कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही है हरियाणा के अंदर। आप किस तरीके से देखते हैं? पिछले जिस प्रदेश की पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि 5 से ज्यादा मर्डर डेली होते हैं, क्या आप उस स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक मानते हैं? मैं तो जींद जिले का बता सकता हूँ कि जींद जिले में 1 महीने में 12 मर्डर हुए। अगर आप सिरसा का आंकड़ा उठाएंगे तो लगभग यही आंकड़े सिरसा में। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर को आप ठीक मानते हैं? जब पुलिस का भय खत्म हो जाए तो मुझे नहीं लगता कोई प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। और ये तो वो डिस्ट्रिक्ट्स बता रहा हूं जिनमें लॉ एंड ऑर्डर पहले इतिहास में ठीक रहा है। आज गुड़गांव सोनीपत के आंकड़े अगर आप उठाकर देख लो, कितनी फिरौतियां आई, कितनी किडनैपिंग हुई, कितने मर्डर हुए, कितनों के घरों पे गोलियां चलाई गई। तो मुझे लगता है जो हालात हम पिछले 1 वर्ष में पंजाब की देख रहे थे उससे बदहाल हालत आज हरियाणा की। सर, सरकार लगातार मैराथन पे मैराथन कर रही है नशे को लेकर, सिरसा में, डाववाली में, सिरसा में, लेकिन नशे से मौतें हैं वो अभी भी हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले रानिया में एक मौत हुई। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, मैराथन करे नहीं रुकेगा, योजना बनाए नहीं रुकेगा। अगर हम सोसाइटी एक होकर इसके खिलाफ लड़ना शुरू करेंगे तभी जाकर इस व्यवस्था को हम रोक पाएंगे। और सरकार विफल रही है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व नहीं कर पाई इन सारी प्रक्रिया के अंदर। अगर सरकार सोशल इंस्टीट्यूशंस को लेकर चले, और खास तौर पर जितने प्राइवेट स्कूल आज आ चुके हैं हमारे यहाँ, उनके बच्चों के अंदर जागरूकता नहीं फैलाएगी, आने वाले समय में ये चीज बद से बदहाल।